नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी कैप्सूल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम स्टेनोटाइपिस्ट का पोस्ट कोड 674। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था हमीरपुर बोर्ड के द्वारा 24 मार्च 2019 को। ऑलरेडी हम इसके 4 पार्ट बना चुके हैं। लास्ट पार्ट की बात करें तो हमने डिस्कस करे थे इंडियन हिस्ट्री और इंडियन जियोग्राफी के 30+ क्वेश्चन। तो काफ़ी अच्छे और काफ़ी अच्छी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप हिमाचल प्रदेश कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करियो, खास करके हमीरपुर बोर्ड की किसी भी एग्जाम की तैयारी करियो, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आपने जो मैक्सिमम पोर्शन है जीके का कवर कर लिया है, अगर और आपको साथ ही साथ रिवीजन करना है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट यही है कि जो भी एग्ज़ाम लास्ट ईयर हुए हैं 2018 में और 2019 में, अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं, तो उन सभी को रीड करें और एज ए टेस्ट सीरीज़ उनको ले। तो मैंने मैक्सिमम जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं 2018 में या 2019 में, तो सभी को मैं मैक्सिमम कवर कर चुका हूं। तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन्हें चेक कर सकते हैं, तो आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इससे इंक्रीज होगी। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस और इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं क्या लेवल है, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास जनरल साइंस से रिलेटेड 142। द इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड मेजर की जाती है ऑडियोमीटर के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। एनेमोमीटर की बात करें तो इसका यूज किया जाता है विंड स्पीड को मेजर करने के लिए। सोनोमीटर की बात करें तो इसका यूज किया जाता है वाइब्रेशन की डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और टेंशन को मेजर करने के लिए। एल्टीमीटर की बात करें तो एल्टीट्यूड मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी फिक्स्ड लेवल से। नेक्स्ट बात करते हैं 143। अ कनकेव लेंस इज ऑल्सो नोन एज, तो इसे कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और अगर आपके पास होता है कन्वेक्स लेंस तो वो होता है कन्वर्जिंग लेंस। नेक्स्ट, और मिरर के केस में उल्टा आपके पास होता है कनकेव मिरर आपके पास कन्वर्जिंग होता है और कन्वेक्स मिरर आपके पास डाइवर्जिंग होता है। नेक्स्ट 144। द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज, तो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। और आपसे यहाँ पे क्वेश्चन एक और बनता है, जैसे आपका हाइड्रोजन बम से रिलेटेड पूछा जाता है, तो उसका जो प्रिंसिपल है वो भी सेम है, न्यूक्लियर फ्यूजन। और एक आपसे यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। तो वहाँ पे आपके जो सोर्स है वो है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। तो अगर आपको नहीं पता तो आप इन चीज़ों को नोट भी कर सकते हो। एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ईजी लेते हैं। बट अगर आप अच्छे से ध्यान से नहीं पढ़ोगे, डीपली नहीं पढ़ोगे, तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है फ्यूजन और फ्यूजन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 145। विच इज मोस्ट इलास्टिक, तो सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन सी चीज़ है, तो वो है स्टील। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अब काफ़ी लोगों को लगता है यहाँ पे रबड़ आंसर होगा, बट रबड़ नहीं है, स्टील आंसर है। तो इलास्टिसिटी बेसिकली क्या होती है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और इसको डिफाइन करें तो ये प्रॉपर्टी होती है कि कितनी जल्दी कोई चीज़ अपनी ओरिजिनल पोजीशन को शेप और साइज को रिगेन करती है आफ्टर रिमूवल ऑफ डिवॉर्मिंग फोर्स। तो करेक्ट आंसर है इसका स्टील। और सिंपल शब्दों में कहें तो जो चीज़ जितना डिफिकल्ट होती है स्ट्रेच करने के लिए वो उतनी ज़्यादा इलास्टिक होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 146। 146 क्या है, सन हीट्स अर्थ बाय, तो सूर्य पृथ्वी को किसके द्वारा ऊष्मा देता है, तो वो देता है रेडिएशन के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन के रिलेटेड काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हो। आप एक जैसे कोई भी बर्तन गर्म कर रहे हो, ठीक है, नीचे आपकी आपने लकड़ी जलाई है, तो उसके द्वारा आप किसी भी चाय के बर्तन को गर्म कर रहे हो, ठीक है। तो उसी का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपल। आप उसके अंदर क्या कर रहे हो, दूध गर्म कर रहे हो। तो दो जो पानी या फिर दूध जो गर्म हो रहा है वो कन्वेक्शन के थ्रू गर्म होता है। और जो आपके बर्तन का हैंडल रहता है, चाहे लोहे का बर्तन हो, उसका जो हैंडल रहता है, आपने देखा होगा कि आप गर्म तो यहाँ पे कर रहे हो, बट जो हीट है वो आपके बर्तन का जो लास्ट एंड होता है यहाँ पे होगा, वो भी गर्म हो जाता है। तो वो होता है कंडक्शन के थ्रू। और आपको जो हीट आती है
आप यहाँ पे बैठे हो, साइड में बैठे हो, यहाँ पे आपको जो हीट आ रही है वो रेडिएशन के थ्रू आती है। ठीक है, तो ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट 147, विच इज ए सिंथेटिक पॉलीमर। तो इनमें से सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है, आर्टिफिशियल भी कह सकते हो आप, तो वो है नाइलॉन। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए नाइलॉन, और बाकी आपके पास ही नेचुरल पॉलीमर है। नेक्स्ट 148, द हाइस्ट कैलोरीफिक वैल्यू इज प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग फ्यूल। तो सबसे ज़्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू है ज़्यादा किसकी है, तो वो है नेचुरल गैस की। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 149, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है, तो ड्राई आइस को कहते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी। नेक्स्ट 150, और 150 क्या है, एपीकल्चर। एपीकल्चर इज एसोसिएटेड विद, तो मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और फिश, मछली को पालने को कहते हैं पीसी कल्चर, और रेशम के कीड़े को पालने को कहते हैं सेरीकल्चर। तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट 151, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द बाइट ऑफ। तो जो सोने की बीमारी है, ये जो रोग है, ये किसकी वजह, किसके काटने की वजह से होता है, तो ये होता है सेक्सेक फ्लाई की वजह से। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कौन सी बीमारी है, ये बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, वायरस की वजह से हो रही है, प्रोटोजोआ की वजह से हो रही है, या फंगल डिजीज है। तो स्लीपिंग सिकनेस की बात करें तो ये होती है प्रोटोजोआ की वजह से। और इसका जो प्रोटोजोआ है, कई बार आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि प्रोटोजोआ बताइए, इसका हमारे पास कौन सा। तो स्लीपिंग सिकनेस का है ट्राइपनसोमा, और इसके सिम्टम रहते हैं फीवर, वोमिटिंग, पेन, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस होती है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये भी है सैंड फ्लाई। तो सैंड फ्लाई की बात करें तो इसके काटने की वजह से हमारे पास होता है ब्लैक फीवर, जिसे हम काला आजार भी कहते हैं। तो ये, और एक इम्पॉर्टेंट बीमारी है प्रोटोजोआ की वजह से, जो है मलेरिया। और उसका जो कैरियर है, जिसके बाइट करने की वजह से वो प्रॉब्लम होती है मलेरिया की, वो है एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है एनोफ्लीज के बारे में। तो इसके काटने की वजह से कौन सा रोग होता है, मलेरिया। और ये सारी बीमारी है जो प्रोटोजोआ की वजह से होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 152। 152 क्या है, विच इज ए फ्लाइटलेस बर्ड। तो इनमें से कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, तो वो है ईमू। ये जो ईमू है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है मोस्टली, और ये आपका ऑस्ट्रिच की तरह देखने को होता है, जो शुतुरमुर्ग होता है तो उसकी तरह देखने को होता है। कि अगर आपसे डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन में शुतुरमुर्ग दिया होता है, ऑस्ट्रिच दिया होता है, तो वो सबको पता होता है, बट यहाँ पे ईमू दिया है तो ईमू भी सेम उसी की तरह होता है, तो ये भी उड़ नहीं पाता है। नेक्स्ट 153, फैट इन ह्यूमन बॉडी इज स्टोर्ड इन। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जीके सेक्शन की, तो उसमें ये क्वेश्चन 3 या 4 बार रिपीट हो चुका है जनरल साइंस में ही। तो फैट कहाँ स्टोर होता है, तो ये होता है स्टोर एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में। तो यहाँ जो आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 154, द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड इज कंट्रोल्ड बाय। तो ग्लूकोज लेवल जो हमारे शरीर में कंट्रोल होती है, ये होती है इंसुलिन के द्वारा, जो सिक्रेट होती है पैनक्रियाज से। और इसी के मेल फंक्शन की वजह से आपके पास फिर डायबिटीज की प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट 155, एक्सेस ऑफ वाटर इन बॉडी रिजल्ट इन। अगर आपके शरीर में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, वो होता है एडेमा। अब एडेमा क्या चीज़ है, तो इसकी वजह से क्या होती है, जैसे आपकी ये सिंपल सी टांग है, तो ये टांग क्या है, ये फूल की बहुत मोटी हो जाती है, और जैसे आपकी रबड़ बॉल होती है उस तरह से हो जाती है। जैसे रबड़ बॉल को आप स्पंज करोगे तो वो जैसे अंदर की तरफ धंस जाती है, तो वैसे ही आपकी बॉडी भी हो जाती है। जैसे आपको कोई मॉस्किटो काट लेता है तो उसकी वजह से जो शरीर फूल जाता है, तो वैसे ही प्रॉब्लम इस बीमारी में भी होती है, एक्सेस ऑफ वाटर होने की वजह से, जिसे कहते हैं एडेमा। नेक्स्ट 156, विच इज़ ए कॉन्टेजियस डिजीज। अब ये कॉन्टेजियस डिजीज क्या है, आप इसे सिंपली कह सकते हो ट्रांसमिटेबल डिजीज। ऐसी डिजीज जो
मान लेते कोई बीमारी, कोई आदमी है जो पहले से बीमार है, कोई पर्सन है बीमार है, आप उसकी फिजिकल कॉन्टैक्ट में आ रहे हो या उसकी आप किसी चीज़ को टच कर रहे हो, खाना टच कर रहे हो, कुछ और चीज़ टच कर रहे हो, तो उसकी वजह से जो डिजीज़ होती है वो होती है कॉन्टेजियस डिजीज़। तो इनमें से कौन सी कॉन्टेजियस डिजीज़ है? तो वो है डिप्थीरिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और आपसे कई बार पूछा जाता है कि ये डिप्थीरिया कौन सी चीज़ से रिलेटेड है? तो ये हमारे गले से रिलेटेड बीमारी है डिप्थीरिया। तो ये भी आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है, हमारे गले थ्रोट से रिलेटेड है। नेक्स्ट 157। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन थे ये थे हमारे पास जनरल साइंस के क्वेश्चन। और नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड। हु अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 26 नवंबर 1949। तो किसने हमारे संविधान को स्वीकार करा था 26 नवंबर 1949 को? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो ये एक्सेप्ट किया गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी उनके द्वारा 26 नवंबर 1949 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना था वो होता कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा के द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसकी पूछा जाता है संविधान से रिलेटेड काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसकी जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। पहले जो इसके अध्यक्ष बने थे, अस्थायी अध्यक्ष बने थे, वो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। उसके बाद 2 दिन बाद इसकी फिर से बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उन्हें परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। तो इस तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर बताने लगे तो मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। और यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो हमारा संविधान था ये बना था 26 नवंबर 1949 को, बट इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और इसका रीज़न ये था कि 26 जनवरी के दिन ही क्यों, 26 नवंबर को क्यों नहीं? क्योंकि 1930 से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो इसीलिए उन्होंने एक डेट चूज़ की 26 नवंबर। तो इसीलिए इस दिन को चूज़ किया गया जिसमें हमारा संविधान को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो 157 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 158। तो यहाँ पे थोड़ा पिक्चर क्लियरिटी थोड़ा लो है, बट मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज, तो जो भारत का संविधान है वो किसे मान्यता प्राप्त करता है, प्रदान करता है? तो पहला आपके पास ऑप्शन है ओनली रिलीजियस माइनॉरिटी, दूसरा है ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, तीसरा है बोथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी ऑप्शन सी है, बोथ। तो भारत का जो संविधान है तो दोनों को मान्यता प्राप्त करता है, चाहे आपका धार्मिक हो या फिर जो भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक हो, तो दोनों को मान्यता प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 159। फंडामेंटल ड्यूटीज डू नॉट इंजॉय एनी, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या इंजॉय नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, लीगल सैंक्शन। तो कोई भी लीगल सैंक्शन इंजॉय नहीं करती फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी 42nd अमेंडमेंट जो हुई थी, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी हम जानते हैं, और ये हुई थी 1976 में। तो इसमें ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटी को, और जो टोटल हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटी है वो है 11। तो डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, खास करके हमीरपुर बोर्ड में। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, और इसी क्वेश्चन एक और बनता है यहाँ पे कि कौन सी कमेटी थी जिसने सजेशन दी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को ऐड करो फंडामेंटल ड्यूटी को? तो वो थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 160। हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग जिससे हम पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से भी जानते थे, तो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? अब इसका मतलब क्या है एक्स ऑफिशियो? एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है जैसे मान लेते हैं आपने कोई पोजीशन हासिल की, ठीक है, आप कोई पोजीशन हासिल करते हो और उसके साथ जब आपको एक एडिशनल पोजीशन ऑटोमेटिकली मिल जाती है तो उसे कहते हैं एक्स ऑफिशियो। तो वो है प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो जैसे ही कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनता है, भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाते हैं किसके?
नीति आयोग के, तो उसे कहेंगे एक्स ऑफिशियो। जैसे आपके जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, अगर कोई भी भारत का वाइस प्रेसिडेंट बनता है, उपराष्ट्रपति बनता है, तो वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाते हैं राज्यसभा के, तो उन्हें भी हम कहते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो उसी तरह हमारे पास ये भी हो गया। तो 160 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट 161 क्या है? हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट। तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 162 क्या है? द टर्म ऑफ राज्यसभा वॉज फिक्स्ड बाय। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है 162 का वो है ऑप्शन बी, ये किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, हमारे संविधान के द्वारा। और राज्यसभा से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे इसमें मैक्सिमम जो संख्या होती है मेंबर्स की वो होती है 250 और रिप्रेजेंटेटिव 245, और 12 इसमें नॉमिनेटेड मेंबर रहते हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और इसके लिए एज ही होती है 30 ईयर्स। अगर आपको इलेक्शन लड़ने हैं तो 30 ईयर्स एज ही होती है इसकी। और इसकी जो ये एक परमानेंट हाउस है, ठीक है, और इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। जैसे आपकी लोकसभा होती है उस तरह का नहीं होता। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन राज्यसभा को भंग कर सकता है? तो कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि ये एक परमानेंट हाउस है। और इसके जो 1/3 मेंबर है वो हर 2 साल बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, और इसका जो टर्म रहता है वो रहता है 6 ईयर्स का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 163। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज। तो भारत में जो न्यायिक परीक्षा है वो किसकी शक्ति है? तो 163 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वो है इम्प्लिसिट। ऑप्शन बी इम्प्लिसिट इज द करेक्ट आंसर। और इसका मीनिंग क्या है कि जो डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं किया जाता बट अंडरस्टूड रहता है। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसा हमारा जो संविधान है वो काफ़ी कंट्रीज से कुछ ना कुछ चीज़ उठाई है और उसके बाद बनाया गया है। तो यहाँ पे ये पूछा जाता है जो जुडिशियल रिव्यू है इसका सोर्स कहाँ से है, कहाँ से इसको लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका से। तो ये भी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोर्स क्या है जुडिशियल रिव्यू का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? तो वो है अमेरिका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वापस क्या है। 164 क्या है? बाय व्हाट टाइम कैन द ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन इंक्रीज। तो राज्य विधानसभा के कार्यकाल को कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो ये बढ़ाया जा सकता है 6 मंथ्स के लिए। अगर आपके पास इमरजेंसी आती है तो उस केस में एक टाइम में इसको 6 मंथ्स के लिए बढ़ाया जा सकता है। 164 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। और जल्दी भी इसको जो राज्य विधानसभा होती है उसे जल्दी भी खत्म किया जा सकता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर, और किया जाता है गवर्नर के द्वारा। नेक्स्ट 165 द एग्जीक्यूटिव पावर रिलेटिंग टू द कंकरेंट सब्जेक्ट मेंशन इन द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स विद द। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जिसमें आपकी 3 लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो उसी के बारे में पूछा गया है कि उसके संबंध में तो सब जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? तो 165 का जो करेक्ट आंसर आपके पास है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, सेंटर। तो वो पावर किसके पास रहती है? सेंटर के पास रहती है। नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन गया कि ये जो आपके पास लिस्ट रहती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये कौन से शेड्यूल में आती है? तो ये आती है 7th शेड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है 166 द इलेक्शन टू द पंचायत आर टू बी हेल्ड। तो जो पंचायत की चुनाव होते हैं वो कितने टाइम के बाद होते हैं? तो 166 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी एवरी 5 ईयर। तो प्रत्येक 5 वर्ष बाद पंचायत की इलेक्शन करवाए जाते हैं। तो पंचायत से रिलेटेड भी एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसको ऐड किया गया था 73rd जो अमेंडमेंट हुई थी 1983 में, तो आपसे ये पूछा जाता है। और शेड्यूल पूछा जाता है इसका 11th शेड्यूल में आता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में आपका पंचायती राज सिस्टम आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 167
167 क्या है, द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ ए कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज, तो देश की जो आर्थिक वृद्धि है वो उसका सबसे अच्छा जो मापदंड है वो क्या है। तो 167 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, पर कैपिटा रियल इनकम। तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कितनी है, तो वो डिफाइन करता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो 167 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट 168, नाबार्ड। नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फ्लोइंग 5 ईयर प्लान। तो प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो 5 ईयर प्लान चलाए जाते थे उनमें कौन सा ऐसा प्लान था जिसमें नाबार्ड को बनाया गया था। तो 168 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 6th 5 ईयर प्लान। और जो 6th 5 ईयर प्लान है वो चला था 1980 से लेकर 1985 के बीच में, और नाबार्ड बना था आपका 1982 में, जिसका हेडक्वार्टर है आपके पास मुंबई में, और ये बनाया गया था, सजेशन थी सीवरमन कमेटी की। तो ये कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट 169, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज़ नॉट आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटी। तो इनमें से कौन सी स्टेट है जिसमें ट्राइबल कम्युनिटी आइडेंटिफाइड नहीं है। तो 169 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, हरियाणा। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, पहले एक एग्जाम होता है एसएससी का, तो उसमें ये क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ था। तो हरियाणा में नहीं है ट्राइबल कम्युनिटी, बाकी कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट 170, 170 क्या है, सिंहभूम इज फेमस फॉर। तो सिंहभूम क्यों फेमस है, 170 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, आयरन के लिए, लो के लिए। और बात करें तो ये पड़ता है, स्टेट की बात करें तो ये पड़ता है झारखंड में। तो इसी के साथ हमने जो नेक्स्ट पार्ट था हमारे पास जीके से रिलेटेड, तो जीके से रिलेटेड जितने भी हमारे पास क्वेश्चन थे इस एग्जाम में वो हमने टोटली डिस्कस कर लिए हैं। अब लास्ट हमारे पास इसमें बच जाता है जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग का पार्ट रहता है, तो मैं जल्दी कोशिश करूंगा उसको भी सॉल्व करने की। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।